नमस्कार। आज हम असम में जो ये अवैध आप्रवासन का मसला है, काफ़ी पेचीदा है। उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिसर्च है, आर्टिकल्स हैं, नोट्स हैं। कोशिश ये रहेगी कि इनमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मुद्दा दशकों से चला आ रहा है। असम के समाज पर, वहाँ की राजनीति पर, कानून पर इसका असर कैसे पड़ रहा है? कहाँ से शुरू करें? शायद इतिहास से। ये सब शुरू कैसे हुआ? हाँ, इतिहास जरूरी है। देखिए, असम आंदोलन जो था 1979 से 85 तक चला, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और फिर उसी के बाद आया 1985 का असम समझौता। हाँ, असम अकॉर्ड। जी। और इसी समझौते ने वो कट ऑफ तारीख तय की, 24 मार्च 1971। अच्छा, तो ये तारीख मतलब इसके बाद जो आया उसे अवैध माना गया? बिल्कुल। और ये तारीख अहम इसलिए है क्योंकि ये ठीक बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के उसके ठीक बाद की है। उस वक्त वाकई बहुत बड़े पैमाने पर लोग सीमा पार करके आए थे। हाँ, वो उथल-पुथल का दौर था। बहुत ज्यादा। और आंदोलन के दौरान माहौल भी आप जानते हैं काफी तनाव वाला था। नेल्ली नरसंहार जैसी घटनाएं हुई 1983 में, बहुत दुखद। बहुत दुखद। तो समझौता एक तरह से इसी समस्या का हल निकालने की कोशिश थी। सही है। तो समझौते ने तारीख तो दे दी 1971, पर फिर सवाल उठा होगा कि पहचान कैसे होगी, कौन नागरिक है कौन नहीं। यहीं पर शायद एनआरसी मतलब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, उसकी बात आई। हाँ बिल्कुल। एनआरसी का आइडिया पुराना है, पर इसे अपडेट करने का जो काम हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा? जी। 2013 में आदेश दिया कि इसे अपडेट किया जाए। मकसद था कि असम के जो वैध नागरिक हैं उनकी एक पक्की वेरीफाइड लिस्ट बने। और फिर 2019 में वो फाइनल लिस्ट आई। हाँ, अगस्त 2019 में। और जब वो आई तो करीब 19 लाख लोग वो लिस्ट से बाहर थे। 19 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। और इसने जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े कर दिए, बहुत चिंताएं पैदा हुई। तो फिर इन 19 लाख लोगों का क्या हुआ? मतलब जिनका नाम लिस्ट में नहीं था, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? देखिए, जिनके नाम लिस्ट में नहीं है उनके पास एक रास्ता होता है, विदेशी न्यायाधिकरण यानी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स। उन्हें वहां जाकर अपील करनी होती है, साबित करना होता है कि वो विदेशी नहीं, भारतीय नागरिक हैं। ये ट्रिब्यूनल्स, ये अदालतों जैसी होती हैं? पूरी तरह से नहीं। इन्हें क्वासी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक कह सकते हैं। इनका काम यही तय करना है कि कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं। और आंकड़े देखें तो दिसंबर 2023 तक इन ट्रिब्यूनल्स ने करीब 1,59,000 से ज्यादा लोगों को विदेशी घोषित कर दिया था। और बहुत सारे मामले अभी चल ही रहे होंगे। हाँ, उस वक्त भी करीब 96,000 मामले लंबित थे, पेंडिंग थे। तो ये प्रक्रिया काफी लंबी चलती है, जटिल भी है। घटना सामने आई थी, बाद में गलती पता चलने पर उन्हें वापस लाया गया। लेकिन ये दिखाता है कि देखिए, मानवीय भूल की कितनी संभावना है और उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। दांव पर किसी की पूरी जिंदगी होती है। बिल्कुल। और निर्वासन मतलब डिपोर्टेशन, वो भी अपने आप में आसान नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये कि जिस देश भेजना है, जैसे इस मामले में बांग्लादेश, जरूरी नहीं कि वो उन्हें वापस लेने को तैयार हों। अक्सर वो हिचकते हैं या मना कर देते हैं। फिर इसमें केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए होती है, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल का सहयोग लगता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। और इसी सब के बीच में 2019 में नागरिकता संशोधन कानून सीएए भी आ गया। हाँ, सीएए, और उसने मामले को खासकर असम के लिए और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। वो कैसे? सीएए ने क्या बदला असम के संदर्भ में? देखिए, सीए क्या करता है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अप्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे। अच्छा, 2014 की कट ऑफ डेट। हाँ, अब ये चीज सीधे सीधे असम समझौते से टकराती है, क्योंकि समझौते की कट ऑफ डेट क्या थी? 24 मार्च 1971। और वो सभी समुदायों के लिए थी, धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं था। तो अब असम में दो अलग-अलग कट ऑफ तारीखें हो गई, एक 1971 और एक 2014। बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं 1971 वाली असम समझौते के तहत और 2014 वाली सीएए के तहत गैर मुस्लिमों के लिए। इससे कानूनी स्थिति बहुत उलझ गई है। असम समझौते की जो मूल भावना थी, सीएए उस पर सवाल खड़े करता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। समझ गया। और ये जो अवैध अप्रवासियों की संख्या है, इसको लेकर भी काफी अलग-अलग बातें सुनने को मिलती हैं, जैसा हमारे स्रोतों में भी है। कुछ रिपोर्टें तो पूरे भारत में 2 करोड़ तक का आंकड़ा बताती हैं।
2 करोड़। जी, हालांकि ये जो बहुत ऊंचे आंकड़े हैं, इन पर एक्सपर्ट्स अक्सर सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि ये बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं, इनका कोई ठोस आधार नहीं होता कई बार। और अगर इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये जो आप्रवासन हुआ है, इसका असर जमीनी स्तर पर क्या दिख रहा है, खासकर सीमा वाले जिलों में? असर तो है। 1991 की जनगणना के बाद से ही ये देखा गया कि असम के जो सीमावर्ती जिले हैं, वहाँ जनसंख्या का जो पैटर्न है, डेमोग्राफी, वो बदली है। इससे जो स्थानीय समुदाय हैं, उनमें एक चिंता बढ़ी है, अपनी जमीन, अपने संसाधन, रोजगार और सबसे बढ़कर अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर। ये चिंता तो स्वाभाविक लगती है। बिल्कुल। और इसके साथ ही जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल, जैसे वोटर आईडी कार्ड या दूसरे पहचान पत्र बनवाना, ये भी एक समस्या है। और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े चिंताएं भी हैं, जिनका जिक्र होता रहता है। तो ये सब मिलकर मुद्दे को और गंभीर बना देते हैं। तो मतलब अगर हम सारी बातों को जोड़कर देखें तो ये साफ है कि असम में अवैध आप्रवासन सिर्फ क्या कहते हैं, एक सिंपल मुद्दा नहीं है। बिल्कुल। इसमें इतिहास है, कानून है, राजनीति है, डेमोग्राफी है, मानवीय चिंताएं हैं, सब कुछ आपस में गुंथा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई सीधा आसान जवाब है नहीं इसका। संक्षेप में अगर कहें तो देखिए, असम समझौता और उसकी वो 1971 की कट ऑफ, फिर एनआरसी की प्रक्रिया, उससे बाहर हुए लोग, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स का रोल और उनकी चुनौतियां, निर्वासन की अपनी मुश्किलें, और फिर ऊपर से सीएए ने जो नई परतें जोड़ दी। हाँ, ये सब इसके जरूरी हिस्से हैं। और इन सब के बीच वो मानवीय पहलू जो आपने भी उठाया, और कानूनी दांवपेच, ये इसे लगातार एक बहस का और एक चिंता का विषय बनाए रखते हैं। बिल्कुल। और शायद यहाँ एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं अपने सुनने वालों के लिए, कि जब किसी इंसान की नागरिकता जैसी, मतलब उसकी सबसे बुनियादी पहचान ही सवालों के घेरे में आ जाए, तो ये जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उनकी सख्ती और इंसान होने के नाते जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसके बीच सही संतुलन कैसे बने, खासकर तब जब हमें पता है कि एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती भी किसी की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। बहुत जरूरी सवाल है ये। संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है।